हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। आज से हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिंदी एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम दिया गया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये आप फ्रंट जो बुक का जो कवर है वो देख सकते हैं। आवर पास्ट वन, एक पास्ट जो है वो आप देख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में है। तो ये क्यों प्लूरल फॉर्म में है इसको हम लोग आगे देखेंगे। दिस इज द टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। तो टोटल इसमें 11 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें 10 मेन टॉपिक्स हैं, यानी 10 जो है वो मेन टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर सब टॉपिक्स वगैरह को अगर टोटल अगर काउंट किया जाए तो ऑलमोस्ट 23 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, ठीक है, सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर किया जाएगा। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक बच्ची के सवाल से होती है। ठीक है, उस बच्ची का नाम रहता है रशीदा। दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड, द नेम ऑफ दैट गर्ल इज रशीदा। ओके, क्या होता है कि वो बैठ करके ना न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो अचानक से जो न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन में उसकी नज़र जाती है, जिसमें लिखा रहता है 100 ईयर्स अगो, यानी 100 साल पहले। तो वो बहुत चौंकती है। हाउ, शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो, यानी कोई भी कैसे जान सकता है कि सो मेनी ईयर्स अगो यानी बहुत पहले जो चीज़ें हुई हैं, कई साल पहले जो चीज़ें हुई हैं उसको कैसे कोई जान सकता है। तो ये उसके मन में ना सवाल उठता है। तो इस तरह से फिर हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर में, जैसे आगे बढ़ेंगे, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो कैसे कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग पता कर सकते हैं। अगर यस्टरडे की बात करें, यानी जस्ट गुजरे हुए कल की, तो हम लोग रेडियो सुन सकते हैं। रेडियो में न्यूज़ आती है ना, तो रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी के वक्त में तो आप यूट्यूब वगैरह या ट्विटर वगैरह से भी न्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें, जैसा यहाँ पर मेंशन है कि आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, यानी ऐसे किसी इंसान से पूछ लें आप जिनको याद है पिछले वाले साल के बारे में। लेकिन फिर सवाल ये है कि बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी अगर बहुत ज़्यादा पुरानी बात है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कैसे उसका पता लगेगा। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पास्ट की जब बात हो रही है तो हम लोग पास्ट के बारे में क्या चीज़ जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जान सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट पीपल एट, यानी लोग खान पान क्या था लोगों का, किस तरह की ग़िज़ा खाते थे वो, ठीक है, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे, उनकी पोशाक कैसी थी और किस तरह के घरों में वो रहते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावा वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेशंस का मेंशन किया गया नाम। तो उन सब की ज़िंदगियों के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अगर एक हंटर्स था उस वक्त तो वो कैसे उसकी ज़िंदगी होती थी, हर्डर्स की ज़िंदगी कैसे होती थी, फार्मर्स की यानी किसानों की ज़िंदगी कैसे होती थी, रूलर्स की, हुक्मरानों की, ठीक है, मर्चेंट्स यानी सौदागरों की यानी बिजनेसमैन वगैरह की, प्रिस्ट यानी पुजारी की। तो इन सब की ज़िंदगियों के बारे में भी हमें पता चल सकता है। ठीक है, हम पता कर सकते हैं। एक और चीज़ हमें मालूम चल सकता है दैट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग। इट मीन्स कि बच्चे उस वक्त जो थे वो किस तरह के खेल खेला करते थे, किस तरह के गेम वो पसंद करते थे, किस तरह की कहानियाँ वो सुनते थे, ठीक है, और जो नाटक वगैरह होता ना तो किस तरह के प्ले वो देखते थे, और अगर गाने वगैरह की बात करें तो किस तरह के गाने वो गाया करते थे। ठीक है, चलिए, तो अभी जो एक सवाल से नया टॉपिक शुरू होता है वो है वेयर डिड पीपल लिव्ड, तो लोग कहाँ रहते थे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो राइट साइड में फिजिकल मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, इंडिया का मैप, तो यहाँ पर आप एक रिवर को देखें जो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ऊपर में विंध्यास है और उसके जस्ट नीचे में नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेंट्रल इंडिया में आता है ये। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप ये बात समझ लें कि आप कितनी भी तरह की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उनकी जब आप स्टडी करेंगे
या किसी भी कबीले या तबके के जो हिस्ट्री को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के आसपास ही बसी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि उनको वहाँ पर आसानी से पानी मुहैया होती थी ना, इस वजह से। तो इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट पीपल लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर बैंक जो है वो इकोनॉमिक वाला बैंक नहीं है जिसमें हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर बैंक का मतलब है किनारा, बैंक्स ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे, ठीक है। तो पहला जो सब टॉपिक्स है वो है नर्मदा रिवर इन द सेंट्रल इंडिया। तो नर्मदा रिवर से रिलेटेड चीजें अभी हम लोग देखेंगे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, यानी लोग जो है यहाँ पर कई 100,000 साल पहले रह चुके हैं इस जगह पे, जो कि नर्मदा रिवर के आसपास का जो इलाका है। ओके, some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. It means कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे ना उसमें से skilled gatherers भी थे, जो कि ग़ज़ा को इकट्ठा करने में उनका एक अच्छा स्किल था कि वो ग़ज़ा को इकट्ठा करते थे अपने ज़रूरियात के लिए, यानी जब उनको भूख लगे तो फिर वो उसका कंजम्पशन करें, उसको खाएं। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. तो यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है कि उनको जो है वो पेड़ पौधों की जो दौलत है उसकी उनको जानकारी थी, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी वहाँ पर फॉरेस्ट है, उनका जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस है, उन सब से वो अपनी ग़ज़ा का इंतज़ाम करते थे। कभी वो रूट्स कलेक्ट करते थे, कभी फ्रूट्स और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस अपनी ग़ज़ा के तौर पे, और वो हंट भी करते थे जानवरों का, ठीक है, शिकार भी करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो है नर्मदा रिवर का कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नर्मदा रिवर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है द नर्मदा, द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला, राइजेज नियर अमरकंटक रेंज ऑफ माउंटेन्स इन मध्य प्रदेश। तो पेनिनसुला का मतलब आप ये समझ लें कि जैसे इंडिया है ना, तो वो हमारी जो कंट्री है वो 3 तरफ से पानी से घिरी है और एक तरफ से ज़मीन से, तो इसको हम लोग पेनिनसुला से डिनोट करते हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर का मतलब ये है कि हमारे कंट्री इंडिया में जितनी भी नदियां हैं वो या तो ईस्ट फ्लोइंग है या तो वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी वो। हमारा जो कंट्री है ना, अगर आप उसको ध्यान से उस मैप को देखें तो नीचे साइड में इंडियन ओशन है, राइट, और अगर दाईं तरफ उसका पानी शिफ्ट हो रहा है तो वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है, और अगर बाईं तरफ उसका पानी शिफ्ट हो रहा है तो वो अरबियन सी में जा रहा है। तो ऐसी नदियां, हमारी कंट्री की ऐसी नदियां जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट कर रही हैं, उसमें अपना पानी डाल दे रही हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और ऐसी नदियां जो अपना पानी अरबियन सी वेस्ट की तरफ मतलब जाकर के वो ये कर रही हैं, अरबियन सी में डिपॉजिट कर रही हैं, अपना पानी सारा वहां डाल दे रही हैं, तो उसे हम कहेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो। तो राइजेस का जो बात है, यानी कहाँ से ये निकल रही है नदी, तो अमरकंटक रेंज जो है एक पहाड़ी का जो मध्य प्रदेश में, वहां से ये नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। इट इज द 5th लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट वन इन गुजरात। यानी अगर कंट्री के हिसाब से देखें तो ये कंट्री में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी टोटल रिवर्स हैं वहां पे, उसमें ये 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। और अगर सिर्फ गुजरात स्टेट की बात करें तो गुजरात स्टेट में ये लार्जेस्ट वन है, यानी सबसे बड़ी नदी में ये शुमार होता है। इट ट्रेवर्सेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड मीट्स द गल्फ ऑफ कैम्बे। ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? ये मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से ये शुरू होती है, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात होते हुए जाती है और गल्फ ऑफ कैम्बे में मिलती है ये। The total length of the river from source to sea is 1312 यानी 1312 किलोमीटर। अगर इसके टोटल लेंथ को देखें, इस नर्मदा रिवर को, इसकी टोटल लेंथ वो 1312 किलोमीटर है। और अगर डैम साइड को इंक्लूड करें तो लेंथ अप टू डैम साइड जो है इसका सिर्फ वो 1163 किलोमीटर है। ओके, टोटल बेसिन एरिया देख लेते हैं। तो टोटल बेसिन एरिया जो है वो इस रिवर का वो है 97,410 स्क्वायर किलोमीटर। इतना ज्यादा है इसका बेसिन एरिया नर्मदा रिवर का, जो 3 अलग अलग स्टेट में डिवाइड है। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में 85,858 स्क्वायर किलोमीटर, और सेकंड नंबर पे है गुजरात में 9,894, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर थोड़ा कम है इसका 1658 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। जो इंडिया का मैप है उसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां पर सुलेमान एंड किरथार हिल्स है। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। ये देखें यहाँ पर ये सुलेमान एंड किरथार हिल्स है।
ये वाला एरिया सुलेमान और यहाँ पर ये है किरथार। अभी के वक्त में ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो ये जो सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो है, जो नॉर्थ वेस्ट में है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 8,000 साल पहले ये वही एरिया है जहाँ पर फसल उगाने की शुरुआत हुई थी। मर्द और औरतों ने फसल उगाना शुरू किया था और खासकर व्हीट और बार्ली की शुरुआत हुई थी वहाँ पर। और जो लोग थे वहाँ पर वो एनिमल्स रियर भी करते थे, जैसे शिप हुआ, गोट हुआ, कैटल हुआ यानी भेड़, बकरी और दूसरे मवेशी, और वो गांव वगैरह में रहा करते थे एंड लिव्ड इन विलेजेस। नेक्स्ट सब टॉपिक हम देखेंगे गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन सेंट्रल। तो पहले हम लोग गारो हिल्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप देखें, ये गारो हिल्स यहाँ पर है, ठीक है, और विंध्यास सेंट्रल इंडिया, नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर में। तो इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन थोड़ा इकट्ठा करते हैं। These were some of the other areas where agriculture developed, यानी सुलेमान एंड किरथार हिल्स के साथ साथ ये भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है, जो खेती है, वो डेवलप हुआ था। ओके और जो विंध्यास का इलाका है, तो विंध्यास के इलाके के जस्ट ऊपर यानी नॉर्थ के साइड में ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे पहले राइस यानी चावल की खेती शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और उसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे इंडस रिवर से रिलेटेड, राइट। चलिए तो इंडस रिवर, पहले आपको ये बता दूं कि ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है। तो जैसे एक बड़ी नदी है, ठीक है, वो जा रही है अपने रास्ते में, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से एक छोटी नदी आई और उसने अपना सारा पानी इस बड़ी नदी में मिला दिया, तो उस छोटी नदी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिब्यूटरी कहेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि अबाउट 47,000 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि 47,000 years ago यानी लगभग 4700 साल पहले जो अर्लीस्ट सिटीज थे यानी शुरुआती जो शहर थे वो यहाँ पर इस नदी के किनारे इसके आसपास में फले फूले, ठीक है। बाद में तकरीबन 2500 साल पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, यानी बाद में जो है गंगा और गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं उसके आसपास भी सिटीज डेवलप्ड होनी शुरू हुई एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट। सी कोस्ट का मतलब जो समंदर है, तो उसके पास जो जहाँ पर समुद्र खत्म हो रहा है और जहाँ से फिर जमीन शुरू हो रहा है, तो उस हिस्से को हम लोग कोस्ट कहते हैं। तो फिर सी कोस्ट के पास भी डेवलपमेंट शुरू हुआ सिटीज का। ओके सो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस रिवर। तो इंडस रिवर जो है ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है साउदर्न एशिया का। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर्स विद अ लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। ये जो रिवर है इंडस रिवर, ये दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है और इसकी जो लंबाई है वो टोटल 2900 किलोमीटर है, राइट। इसका जो एवरेज जो एनुअल एवरेज फ्लो है वो जो नील नदी है ना, यानी जो नाइल रिवर है उसका दुगना है, ठीक है, एनुअल एवरेज फ्लो। इसके राइज की बात कर लेते हैं तो इट राइजेज इन द साउथ वेस्टर्न तिब्बत। ये साउथ वेस्टर्न तिब्बत से ये शुरू होता है निकलना एंड फ्लोज नॉर्थ वेस्ट थ्रू द वैलीज ऑफ द हिमालयाज। तो इसके रास्ते को बताया जा रहा है, ठीक है, शुरू हो रहा है साउथ वेस्टर्न तिब्बत से और बहती हुई नॉर्थ वेस्ट जा रही है ये थ्रू वैली ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालय की घाटी के थ्रू ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। आफ्टर क्रॉसिंग इनटू द कश्मीर रीजन, यानी कश्मीर रीजन को जब ये क्रॉस करती है, इट कंटिन्यूज नॉर्थ वेस्टवर्ड थ्रू द इंडियन एंड पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड एरियाज। ओके और उसके बाद फिर ये क्या करती है, साउथ की तरफ टर्न कर लेती है इनटू पाकिस्तान। तो शुरू हो रहा है साउथ वेस्टर्न तिब्बत से एंड आखिर में ये पाकिस्तान की तरफ साउथ की तरफ टर्न कर लेता है ये इंडस रिवर। ओके द इंडस इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका ये वेस्टर्न मोस्ट रिवर सिस्टम है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। इसकी जो है टोटल 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, उसे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है झेलम, फिर चेनाब, देन रावी, देन ब्यास एंड सतलज। दीज आर द इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। ओके ये इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज रिवर है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। लेट मी शो यू द गंगा रिवर इन द मैप। यहाँ पर देखें ये गंगा रिवर है और इसके नीचे यहाँ पर सोन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी जो है। फर्स्ट पॉइंट है द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालय माउंटेन्स एट गोमुख, द टर्मिनस ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। यानी गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनस से ओरिजिनेट होता है गंगा रिवर।
जब ग्लेशियर का जो है बर्फ पिघलना शुरू होता है तब भागीरथी रिवर का साफ पानी क्रिएट होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स द क्लियर वाटर्स ऑफ द भागीरथी रिवर। एज द भागीरथी रिवर फ्लोज डाउन द हिमालयाज इट जॉइंस द अलकनंदा रिवर, ऑफिशियली फॉर्मिंग द गंगेज रिवर। जब भागीरथी रिवर फ्लो डाउन करती है हिमालयाज की तरफ, हिमालय से नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो अलकनंदा रिवर से मिल जाती है ऑफिशियली। उसके बाद फिर गंगा रिवर क्रिएट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, the Ganga river basin is sometimes considered part of a larger river basin consisting of the nearby Brahmaputra and Meghna rivers, known as the Ganges Brahmaputra Meghna GBM river basin. It is one of the largest river systems in the world. इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है कभी कभी ऐसा भी कंसिडर किया जाता है कि ये जो है लार्जर रिवर बेसिन है, जिसमें दो रिवर और शामिल है गंगा के साथ साथ। दूसरी है ब्रह्मपुत्र और तीसरी है मेघना रिवर, जिसको हम लोग GBM रिवर बेसिन से भी जानते हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स है वर्ल्ड की, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स है ये। यहाँ पर जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज का मेंशन किया गया है नाम, लेकिन हमारे बुक में तो सिर्फ सोन का जिक्र है, बट नो प्रॉब्लम, आपको इसको भी याद रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए ना। द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द यमुना, रामगंगा, द गोमती, घाघरा, सोन, द गंडक, बढ़ी गंडक, द कोसी एंड द महानंदा। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, ओके। वेस्ट बंगाल में एक जगह है फराक्का, तो वहां पर क्या होता है, जो रिवर है ना ये दो आर्म्स में डिवाइड हो जाती है। पहला जो है पद्मा के नाम से जो बांग्लादेश की तरफ मूव कर जाती है, फ्लो करने लगती है, और दूसरा भागीरथी जो वेस्ट बंगाल की तरफ फ्लो करती है। Here in this chapter we will gather information of nearby places of Ganga and its tributary Son. Okay, तो इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है, in ancient times the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. तो गंगा का जो साउथ का इलाका है ना, गंगा के साउथ में, तो वहां पर जो है मगध नाम का एक ये हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, वो मगध के नाम से वो इलाका जाना जाता था। अभी की बात अगर करें तो प्रेजेंट डे ये स्टेट ऑफ बिहार में आता है, right? Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. वहां के जो हुक्मरान होते थे, जो रूलर्स होते थे, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे और बड़े बड़े वो किंगडम सेटअप करते थे, और वो देश के दूसरे हिस्सों में भी अपने किंगडम को सेटअप करते थे। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोग जो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह सब कॉन्टिनेंट में, तो क्या होता था, उनके रास्ते में जाहिर सी बात है हिल्स आती थी, हाई माउंटेन्स आते थे जिसमें हिमालय वगैरह भी शामिल है, डेजर्ट्स भी थे, रिवर्स यानी नदियां भी थी, समंदर भी थे। तो कभी कभी उनकी जर्नी जो है डेंजरस तो होती थी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती थी। Okay, so men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. इसलिए मर्द और औरतें जो है वो लाइवलीहुड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो इसलिए भी मूव करते थे ताकि नेचुरल डिजास्टर से वो खुद को बचा सकें, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, ठीक है, उससे वो खुद को बचा सकें। समटाइम्स मेन मार्च इन आर्मीज, कभी कभी ऐसा होता था कि जो मर्द होते थे वो आर्मी की शक्ल में मार्च करते थे दूसरे के जमीन पर कब्जा करने के लिए। मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो सौदागर होते थे वो कारवां या शिप के साथ ट्रैवल करते थे, जिसमें वो अपने वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे और लोगों को अपने रिलीजन से रिलेटेड टीचिंग्स दिया करते थे, उनको बताया करते थे। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. तो आखिर में एक पॉइंट ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है मूव करने की वजह से, एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग जो हैं एक एडवेंचर के शौकीन हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना अच्छा लगता होगा, ट्रैवल करना उनको पसंद होता होगा, या फिर वो नई जगह को डिस्कवर करना पसंद करते होंगे, ठीक है। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और इन सब वजह से क्या होता था कि आइडियाज शेयर होते थे लोगों के बीच। Why do people travel nowadays? तो एक सवाल है
इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि बहुत सारी वजह हो सकती है। लाइक जो है लोग आज के वक्त में क्यों ट्रैवल करते हैं, या तो वो पढ़ाई के मकसद से ट्रैवल करते हैं, या फिर जॉब के मकसद से, या फिर कहीं अगर किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, या फिर कहीं घूमने के पर्पज से जा रहे हैं कि चलो नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, राइट। ओके, लुक एट मैप 1 वंस मोर। Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ में, दाईं तरफ में पहाड़ वगैरह है, ठीक है, और इधर नीचे साइड में पानी वगैरह है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि हिल्स, माउंटेन्स और सीज ये क्या करते हैं ना, कि कुदरती तौर पे एक बॉर्डर की तरह काम करते हैं, ठीक है, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं ये। While it was difficult to cross these frontiers, जबकि इस फ्रंटियर्स को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन जो पार करना चाहते थे वो पार कर गए, ठीक है। एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। लोग जो हैं वो फ्रंटियर के अक्रॉस से भी जो है यहाँ पर आए और यहीं पर सेटल हो गए, रह गए, यहीं पर सेटल हो गए वो। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। और लोगों के इस तरह के मूवमेंट से हमारा जो कल्चर है वो और एनरिच हुआ, एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, फिर न्यू टॉपिक शुरू होगा। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह लोग ट्रैवल करेंगे या जाएंगे तो उन अपने साथ आइडियाज भी तो लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया ना, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग। तो न्यू वेज यानी नए नए वेज उनको वो एक दूसरे को शेयर करते थे। जैसे अगर स्टोन कार्विंग की बात है तो पहले जिस तरह से स्टोन वो कार्विंग करते थे, फिर उसमें धीरे धीरे कई 100 सालों में तब्दीलियां आती गई, ठीक है। म्यूजिक कंपोजिंग की बात है, कंपोजिंग म्यूजिक, तो उसमें भी तब्दीलियां आती गई, चेंजेस आते गए। फूड कुकिंग की बात है, उसमें भी तब्दीलियां आती गई, राइट। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड इंडिया, ठीक है, इंडिया और भारत। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।